दोस्तों एमकेसीएल पद्धति क्या है, एमकेसीएल में चयन किस तरीके से होता है, एमकेसीएल कैंडिडेट में चयन होने के पश्चात पूरी इसकी प्रक्रिया क्या है, समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों अभ्यर्थियों की लगातार जो मांग रही है एमकेसीएल पद्धति के बारे में। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों अभ्यर्थी पूनम तिवारी मैम ने कमेंट करके पूछा कि एमसीकेएल जो पद्धति है वो क्या होता है। इस पर दोस्तों इस कमेंट का रिप्लाई तो मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर है दोस्तों अगर मैं सबको इस बात का शेयर करूं कि ये पद्धति होती क्या है। तो इस बारे में दोस्तों मैंने जो है 4 से 5 दिन तक रिसर्च किया कि एमकेसीएल पद्धति होता क्या है, इस बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस पद्धति के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी कैंडिडेट के पास शेयर करें, ताकि दोस्तों शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है इसी पैटर्न से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमकेसीएल पद्धति होती क्या है। दोस्तों बहुत सारी जगह मैंने इस पर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश किया, यूट्यूब में सर्च मारा और साथ ही साथ दोस्तों ब्राउज़र में भी ब्राउज़ किया, लेकिन दोस्तों इसकी सही अच्छे से जो है सटीक जानकारी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों और जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, हमारे पहचान के जो सर हैं, उन सब से जानकारी एकत्रित करने के पश्चात मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूं कि एमकेसीएल पद्धति होती क्या है। जो कैंडिडेट एमकेसीएल पद्धति के बारे में जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एमकेसीएल पद्धति क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से जो अभ्यर्थी ने डीएड भी किया होगा, बीएड भी किया होगा, उसी तरीके का ये पद्धति होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीएड बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो होता है एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम जो लिया जाता है दोस्तों व्यापम से लिया जाता है। व्यापम क्या करता है, एग्ज़ाम लेने के लिए डेट फिक्स करता है, हम फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं। व्यापम जो है अपना एडमिट कार्ड जारी करता है, फॉर्म दिलाते हैं और क्या होता है पूरी तरीके से व्यापम जो है अपना रिजल्ट जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर कर देता है। रिजल्ट आ गया व्यापम का, तो व्यापम क्या करता है पूरा रिजल्ट को सौंप देता है एससीईआरटी को। एससीईआरटी को क्या कर देता है, सौंप देता है, जिसमें पूरा डेटाबेस जो रहता है कैंडिडेट का वो पूरी तरीके से चला जाता है एससीईआरटी को। अब एससीईआरटी को क्या करना है, कैंडिडेट का चयन करना है भाई। तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना डीएड बीएड जो है प्रशिक्षण जो है ये कराए। तो इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऑनलाइन काउंसलिंग की। ठीक है, तो इसके द्वारा दोस्तों पूरी तरीके से शेड्यूल तैयार किया जाता है कि प्रथम चरण में काउंसलिंग होगा, द्वितीय चरण में काउंसलिंग होगा, तृतीय चरण में काउंसलिंग होगा। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए दोस्तों हम लोग इस वर्ष जो 2020 में काउंसलिंग होने वाला है बीएड का, ठीक है, डीएड बीएड का, उसके बारे में देखते हुए हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इसका किस तरीके से योगदान होगा। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं, उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए ये है इसका एससीईआरटी का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कब से कब क्या करना है, डेट फिक्स करना है। उसी तरीके से दोस्तों शिक्षक संचालनालय को भी करना होगा। जैसे देखो अब पहला काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें से क्या होगा, डेट जो है फिक्स है। मान लो डीएलएड की बात करें तो दोस्तों डीएलएड और बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों 6 से 16 तक क्या करेंगे, कैंडिडेट काउंसलिंग कराएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों उसकी पूरी तरीके से उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके पश्चात दोस्तों इसके लिए पूरी तरीके से सूची जारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए सूची जारी हो जाएगी 23 को। अब 23 से सूची जारी हो जाएगी कि कौन इसमें दोस्तों सही है, कौन कौन से। आप देखिए जब ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्शन करना है, आपको जो कॉलेज में सेलेक्शन लेना है दोस्तों उसको आपको वरीयता क्रम के आधार पर आपको भरना होगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। यहीं पास जो है दोस्तों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी आपको जिस जिले में जाना है दोस्तों ई संवर्ग टी संवर्ग, उसको वरीयता क्रम के आधार पर 1 2 3 4 के आधार पर भरना होगा। उसको किस तरीके से भरना होगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या होगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे सबमिट करोगे तो उसके दौरान आपको भरना होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों फिर जो है सूची जारी हो जाएगा, लिस्ट अपात्र अपात्र का। ठीक है, कि आप यहाँ पास आपका जिले में सिलेक्शन हुआ है तो आपको वहाँ पास जाकर के आपको क्या लेना है, भर्ती लेना है। तो इसमें दोस्तों फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, महाविद्यालय में प्रवेश, अर्थात आपकी नियुक्ति की बात। ठीक है, मतलब आप इस जगह में इस स्कूल में आपको नियुक्ति किया जाता है शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, या प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए, या व्याख्याता के लिए। तो आपको जा करके दोस्तों इतने दिनों में आपको क्या करना है, आप वहाँ पर जा करके ज्वाइनिंग लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ
ठीक है। यहाँ तक आप अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते पाते हो तो दोस्तों दूसरी वहाँ पास सीट रिक्त रहेगी, तो सीट रिक्त रखने के लिए दोस्तों द्वितीय चरण होगा। ठीक है, अब द्वितीय चरण की जो है दोस्तों भर्ती प्रक्रिया, ये भी डेट यहाँ पास फिक्स है 3 से लेकर के 9 तक। आपको क्या करना है, मान लो ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास 3 से लेकर के 9 तक को आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना होगा फिर से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द्वितीय चरण में वो कैंडिडेट आएंगे दोस्तों जो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के पश्चात, ज्वाइनिंग लेने के पश्चात अगर सीट बच जाता है, उसका लिस्ट निकालने के पश्चात सेकंड में जो है दोस्तों उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है या फिर वो कैंडिडेट बच जाते हैं, उनकी सीट रिक्तता होती है, उनके लिए द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण में फिर से काउंसलिंग फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इनके फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के पश्चात फिर से इसमें डेट फिक्स कर दिया जाएगा, लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 18/11/2020 को। फिर उसमें क्या करेंगे, 18 से लेकर के 24 तक, ठीक है, 18 से लेकर के 24 तक कैंडिडेट जाएंगे। फिर से जिसका नाम आएगा दोस्तों, अब देखिए द्वितीय चरण का जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरा जाएगा उसमें भी आपको सिलेक्शन करोगे, जो जो जगह सीट बचा रहेगा वहाँ। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पास जो है नाम आ जाएगा। अब नाम आने के पश्चात फिर से आप वहाँ पास क्या कर पाओगे दोस्तों, द्वितीय चरण में आप इनका भर्ती प्रक्रिया हो जाएगा। अब इसी के बाद भी अगर और बच जाता है सीट, ठीक है, तो तृतीय चरण होगा। तृतीय चरण में भी दोस्तों फिर से डेट फिक्स कर दिया जाएगा। तो तृतीय चरण में भी डेट फिक्स करने के पश्चात दोस्तों आप फिर से जगह चॉइस करोगे, कहाँ कहाँ जगह बचा है कि मुझे यहाँ ही नियुक्ति चाहिए। तो दोस्तों और रैंक जो है सिर्फ नीचे जाता जाएगा, आप समझ ही रहे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों फिर जो डेट आएगा उस कुछ निश्चित तिथि को जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों निश्चित तिथि तक आपको क्या करना है, वहाँ पास जो है आपको ज्वाइनिंग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है 3 चरणों में आप भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सरकार से दोस्तों लगातार अभ्यर्थियों का मांग है कि एमकेसीएल पद्धति से भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं यूपी में किस तरीके से दोस्तों ये जो है भर्ती प्रक्रिया होती है, और वो हमें समझने के लिए बहुत ही आसान होगी। दोस्तों ये है यूपी का जो है एमकेसीएल पद्धति से पैटर्न के लिए फॉर्म भराया जाना था, उसका ये निर्देश पत्र है जिसमें से उसकी बात कही गई है। अर्थात इसको चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें, कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अर्थात दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए बात कही जा रही है इसमें, अर्थात सहायक शिक्षक की बात कही जा रही है, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए दोस्तों भर्ती निकली हुई थी, और जिसका एग्जाम भी हुआ 2019 में और रिजल्ट भी आ गया। और उत्तीर्ण होने वाले जो कैंडिडेट है दोस्तों 1,46,060 जो अभ्यर्थी हैं वो जो है दोस्तों पूरी तरीके से पात्र हो गए। ठीक है, कहा जाए तो उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के पश्चात दोस्तों इसकी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए तकनीकी जो सुविधाएं हैं वहाँ पास देने के लिए ये जो दोस्तों जारी हुई है। अब बात करते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया की। तो दोस्तों इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया करने का एमकेसीएल पद्धति वही है। देखिए इसमें जो बात कही है वो 75, अब दोस्तों यूपी में क्या है 75 जनपद के लिए इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ानी थी, उन्हीं के लिए दोस्तों ये जो है 69,000 जो पद हैं उन्हीं जहाँ जहाँ निकला हुआ था उनके अकॉर्डिंग ये निकला हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग में दोस्तों उसमें क्या होगा कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहला वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा दोस्तों, कि वो जो है अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद उसमें जो नंबर दिया है, जन्मतिथि, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, उसमें OTP आएगा। इस माध्यम से उसका फॉर्म जो है खुल जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों, जो जो उसमें मांग रहा है, फोटो, पहचान पत्र, सिग्नेचर, सब चीज़ क्या करेंगे उससे लिखित है, उसमें क्या करेंगे उसमें फिलअप करेंगे। फिलअप करने के पश्चात जो दोस्तों मेन बात आती है इसमें कि जो आपका 75 जनपद है उसको भरना है। ठीक है, तो 75 जगह उनको जाने की ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट को कि वो 75 जगह जाके अपना वेरिफिकेशन कराता रहे। तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों उन 75 जनपदों में वो अपने रैंक के हिसाब से कितना रैंक आया है और अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, तो रैंक तो जो जितना लाया है वो लाया ही है, ठीक है, वो उसका मेहनत का फल है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कि उसको मन चाहे जगह में उसको वरीयता क्रम भरना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखिए आप यूपी का देख सकते हो, हमारे पास दोस्तों पूरे 75 जनपद हैं, वहाँ पास का पूरा लिस्ट दिया रहेगा, फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग इसी के तहत जो है सरकार हमारी जो है एमकेसीएल पद्धति से अगर फॉर्म अप्लाई लेंगे तब, ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, तो जैसे यहाँ पास क्या है प्रयागराज, जिसके लिए प्रेफरेंस वाली बात है वो पहले को प्रयागराज देगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर वो दूसरा देना चाहता है अलीगढ़ तो अलीगढ़ को देगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा में दोस्तों अम्बेडकर नगर को तीसरा वरीयता क्रम दिया है। अगर चौथा में वरीयता क्रम में वो आगरा को दिया है। ठीक है, उसी तरीके से जो आगे प्रोसेस चलता रहेगा। और 75वां नंबर में दोस्तों वो लखनऊ को दिया है। ठीक है, तो अगर हमारी इच्छा है भाई, तो हम जैसे मैं रायपुर में रहता हूं, तो रायपुर में क्या हो जाएगा, आपका एजुकेटेड एरिया है तो उसको मैं प्रेफरेंस में पहले दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों मेरा जो और घर है, अगर मान लो जगदलपुर में है, ठीक है, तो मतलब बस्तर में, तो बस्तर को क्या मैं दूंगा, दूसरी प्रेफरेंस में दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है पूरे ज़िलों में ई संवर्ग, टी संवर्ग के लिए प्रेफरेंस दे सकते हो। दोस्तों क्या
ई संवर्ग टी संवर्ग मिला करके दोस्तों लगभग जो आपका 55-56 जो है संख्याएं तक जा रही है दोस्तों। अगर यूपी में तो यहाँ पास 75 जनपद को सेलेक्ट करना था हमें, तो उससे भी कम करना है। तो यहाँ पास आप समझ ही सकते हो कि जो है देखिए, अगर हम लोग संख्या की बात करें तो दोस्तों बहुत देखिए आप यहाँ पास देख सकते हो 69,000 का फॉर्म जो है आपको उनकी भर्ती भी प्रक्रिया करनी हुई है और उनकी नियुक्ति भी हुई है। तो यहाँ तो 14,580 पदों पर भी यहाँ पास नियुक्ति नहीं हो पा रही है छत्तीसगढ़ की बात करें। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके के क्रम है दोस्तों जिसमें से हम लोग भरेंगे वरीयता क्रम के आधार पर, और इसके आधार पर ही हमको जो है दोस्तों नियुक्ति मिलेगी। तो हम सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, सिर्फ रायपुर या फिर कहीं पास भी। ठीक है, तो मेन जगह दोस्तों जैसे ही हम लोग अगर वेरिफिकेशन कराते हैं एक बार काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग में रायपुर में जाकर के, तो वेरिफिकेशन करने के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग में पहली चरण जो होगी उसके पास जो है दोस्तों वरीयता क्रम भरे रहेंगे, उस अकॉर्डिंग जो है लिस्ट आएगी। लिस्ट में दोस्तों जहाँ पास जो स्कूल या फिर जो ज़िले में हमको सिलेक्शन देना है वहाँ के हम लोग दोस्तों जो DEO ऑफिस है वहाँ पास जाकर के फिर से हम वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पास से दोस्तों जिस भी स्कूल में हमको भेजना चाहेंगे वो जो DEO हैं वो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो स्कूल में भेजना चाहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चाहे वो व्याख्याता के लिए बात करें या शिक्षक के लिए या सहायक शिक्षक के लिए बात करें या सभी के सभी ई संवर्ग और टी संवर्ग के लिए बात करें। तो ये जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया थी दोस्तों इसकी। तो हम लोग चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो 14,580 पदों के लिए जो है नियुक्ति जारी हुई थी, वैकेंसी जारी हुई थी। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको देख करके हम लोग भारी खुश हुए थे। 14,580 पदों पर भर्ती, हमको ये चीज़ समझ ही लेना चाहिए था दोस्तों, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही तिरछा है तो दोस्तों उसकी भर्ती प्रक्रिया तो तिरछा हो ही ना। देख सकते हो आप, इसका फॉर्मेट ही देख सकते हो कितना तिरछा ढंग का है। और साथ ही साथ इसके पैटर्न की बात करें, शिक्षा विभाग है दोस्तों, कुछ क्वालिटी दम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बात कर लेते हैं। इसके भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो बात कर रहे थे MKCL पद्धति, देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था दोस्तों 9/3/2019 को। प्रक्रिया बहुत आगे हो चुकी है, एग्जाम सब हो चुका है, रिजल्ट आ गया, वेरिफिकेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग की MKCL पद्धति। ठीक है, तो देखिए आप अगर MKCL पद्धति में आप फॉर्म भर रहे हो दोस्तों ई संवर्ग और टी संवर्ग के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो होगा तो उसमें सिर्फ सिलेक्शन करना है दोस्तों। अगर आपका नाम आया है इंग्लिश के लिए तो आपको इंग्लिश में सिर्फ वरीयता क्रम देना होगा ई संवर्ग के लिए या टी संवर्ग। आपको ई संवर्ग में चाहिए, टी संवर्ग में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर इसमें तो जिला है तो ये जो है दोस्तों जिला पूरे छत्तीसगढ़ इस स्तर पर होगा, तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जहाँ पास नियुक्ति मिलेगी तो वहाँ पास आपको जाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बात धीरे धीरे समस्याएं आ जाती है। जैसे हम लोग बात करें शिक्षक वर्ग के लिए, तो शिक्षक वर्ग में दोस्तों संभाग हिसाब से होने वाली है। ठीक है, तो संभाग हिसाब में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप जीव विज्ञान साइंस बैकग्राउंड के ज़्यादा है ना, तो साइंस है ये, तो जीव विज्ञान और गणित की बात करें, ठीक है, तो जो गणित वाले हैं और जो जीव विज्ञान वाले हैं, तो आपको दोस्तों प्रेफरेंस दोगे आपकी जो है काउंसलिंग करते समय, और वेरिफिकेशन तो आपको रायपुर में ही कराना है जैसे कि ये, तो आपको प्रेफरेंस देना है दोस्तों। तो मैं रायपुर में रहता हूँ तो क्या हो जाएगा, रायपुर को पहला प्राथमिकता दूंगा। उसके बाद मैं इसके अगर रायपुर में नहीं हुआ मान लो तो मुझे दुर्ग में मिल जाए, वो ज़्यादा होगा मेरे लिए बेटर, तो मैं दुर्ग को संभाग को जो है सेकेंड प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे कोई जो है मान लो मैं तीसरा को क्या हुआ, मैं बस्तर को दे दिया। ठीक है, अब चौथा में क्या कर दिया, मैं सरगुजा को दे दिया। ठीक है, उसके बाद पांचवें में दोस्तों मैं किसको दे दिया, बिलासपुर को दे दिया। तो ये है दोस्तों वरीयता क्रम। अब दोस्तों इस अकॉर्डिंग क्या होगा क्या कि जब भी कोई मेरे परसेंट के हिसाब से और मेरे वरीयता क्रम के आधार पर मुझे जो भी संभाग में मिलेगा तो मैं उस संभाग में जा करके दोस्तों उसके संभाग मुख्यालय में जा करके वेरिफिकेशन भी करा लूँगा। जैसे मेरा यहाँ पास फॉर्म भराने के पश्चात जो है दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग कराया, वहाँ पास वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है दोस्तों इन 5 संभाग में से कहीं पास भी हो जाता है। मान लो मेरा संभाग दुर्ग संभाग में होता है तो दुर्ग संभाग में मुख्यालय में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे दुर्ग संभाग के किसी भी ज़िले में जाने को मिल सकता है। मैं शिक्षक वर्ग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दोस्तों अब इसके बाद ना मुझे रायपुर जाने की ज़रूरत है, फिर से रायपुर संभाग के मुख्यालय में ना तो मुझे बिलासपुर जाने की ज़रूरत है, ना तो मुझे सरगुजा जाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे बस्तर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैं तो जाऊँगा सिर्फ दुर्ग में। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब फिर दोस्तों वहाँ पास जो मुझे जो ज़िले में भेजा जाता है मैं वहाँ इस स्कूल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रक्रियाएँ होती है जिसको पूरी तरीके से सरकार को करनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। अब तो ये है दोस्तों
शिक्षक वर्ग के लिए अगर हम लोग बात करें सहायक शिक्षक की, ठीक है, तो सहायक शिक्षक को तो और भी पेचीदा हो जाएगा ना। देखिए आप सहायक शिक्षक के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, विषय विज्ञान के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको फिर से अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हो तो वेरिफिकेशन आपको रायपुर में ही करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब उसके बाद आप वरीयता क्रम भरो ना, ठीक है, ऐसा वरीयता क्रम भराओ कि जिससे कैंडिडेट को आसानी हो। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना सरकार। तो देखिए हमको, देखिए अब मैं रायपुर में हूँ तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रायपुर को प्रेफरेंस दूंगा, पहला रायपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आसपास में फिर दुर्ग है तो दुर्ग को दे सकता हूँ मैं सेकंड में। फिर तीसरा में क्या करूँगा, कबीरधाम को दे सकता हूँ। फिर चौथे में क्या, अगर मुंगेली है तो चौथा मुंगेली, पाँचवा में बिलासपुर, छठवां में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास 20 हैं दोस्तों ई संवर्ग में, तो पूरे 20 कैंडिडेट को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मुझे 20 की नहीं, आगे और ज़रूरत है। देखिए ये तो केवल ई संवर्ग का था। टी संवर्ग का देखिए आप, टी संवर्ग में देखिए 16 और भी हैं, जिसमें से क्या, अगर हम लोग बात करें दोस्तों रायपुर, राजनांदगांव की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब राजनांदगांव की बात करूँ तो राजनांदगांव में आपका देखिए टी संवर्ग में भी आ रहा है और आप ई संवर्ग में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट राजनांदगांव में रहता है, ठीक है, बात को अच्छे से समझिए, राजनांदगांव में रहता है तो राजनांदगांव में ई संवर्ग टी संवर्ग का एक साथ ले सकता है। तो मुझे पहले चाहिए एजुकेटेड एरिया, तो प्रेफरेंस वो पहला एक राजनांदगांव को डालेगा, दूसरा प्रेफरेंस किसको डालेगा, राजनांदगांव टी संवर्ग को डालेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहाँ जाता है दोस्तों, अपने आसपास अगर वो जाता है दोस्तों कोरबा में जाता है तो कोरबा में भर सकता है अपने अकॉर्डिंग दोस्तों। ई संवर्ग टी संवर्ग अगर दोनों एक साथ हैं तो वो जो है दोस्तों पूरी तरीके से अपना प्रेफरेंस भर सकता है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों जिस जगह पर भी उसको लिस्ट में नाम आता है तो उस अकॉर्डिंग तो दोस्तों उस जिला में जाकर के जिलाधिकारी के सामने वो अपना वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार है। और दोस्तों उसी के माध्यम से वो जो है दोस्तों प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जिस स्कूल में भी नियुक्ति देगा वहाँ जाने के लिए सभी कैंडिडेट तैयार हैं। इस तरीके से दोस्तों MKCL पद्धति होनी चाहिए। काफ़ी दोस्तों इसमें सरकार को भी ज़्यादा समय नहीं करना गंवाना पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो है समय भी बहुत कम है और भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए बहुत पेचीदा तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ MKCL पद्धति कि MKCL पद्धति क्या है। अगर दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जितना जानकारी मुझे मिली है उतना ही जानकारी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वॉच करते रहोगे आप बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।